Hello everyone and welcome back once again with a new video of class 10th. We are in Fuses Champs like Fuses Junior Wing and हम लोग कर रहे थे हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 दैट इज नेशनलिज्म इन यूरोप. ठीक है, इफ़ यू डिडंट सीन द लास्ट वीडियो तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हो एंड इन दैट वीडियो यू विल गेट व्हाट द स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर, जहां हम लोगों ने बात की थी क्या, यूटोपियन विजन ऑफ फ्रेडरिक सोरियू, Ernest Renan, the theory by Ernest Renan, where Ernest Renan in that University of Sorbonne, he given the speech on what is nation. So ये हो गया था हमारा. Then after we reached on the third question I believe, which was what changes take place in France after French Revolution. So these questions are already done. Now what is today? चलो same page number 1, part 1 का page number 1. And let me show you, this paragraph is already done. This paragraph was already done. Now we will have a question for this paragraph, the lower paragraph. जो नीचे वाला पैराग्राफ रहा है उसके लिए क्वेश्चन लिखना है. जिनके पास बुक्स हैं प्लीज़ आप क्वेश्चन बुक में नोट डाउन कीजिए, आंसर भी बुक में टिक कीजिए, घर पे जाके उसको कॉपी कर लेना पॉइंट वाइज. ठीक है, चलो. सो योर क्वेश्चन इज फॉर हियर. आज के लिए पहला क्वेश्चन, what did Jacobins Club symbolizes? What did Jacobins Club symbolizes for Europe? What did Jacobins Club symbolizes for Europe? This is the question. सिंपल भाषा में क्वेश्चन का मतलब ये है कि जैकोबिन्स क्लब क्या सिंबलाइज करता है यूरोप के रिगार्ड में. ठीक है, बात क्लियर है बात. अच्छा, आप में से जल्दी से मुझे कोई भी एक बता दो कि व्हाट इज जैकोबिन्स क्लब. क्या ये एक चिड़िया का नाम है? क्या कभी आपने इसका नाम सुना था? अच्छा, एक संगठन का नाम है. बढ़िया, चलिए, मतलब 9th आपने पढ़ा है. वेरी गुड. सो ये जरा बता दो कि हु स्टार्टेड दिस. बहुत बढ़िया. सो नाउ दो बातें हमारे पास क्लियर हो चुकी हैं. नंबर 1, इट इज अ नेम ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन established or started in France by the leader Maximilian Robespierre, and he taken this name from a convent of Paris called Saint Jacob. So from the name of that Paris convent Saint Jacob, this name Jacobins come. इतनी बातें क्लियर हो गई. Now what does it symbolize? तो याद रखना, the term Jacobin symbolizes number 1 equality. It symbolizes equality. अब बात ये है कि how it symbolizes equality. तो आप सबने 9th में पढ़ा होगा कि they have a dress code. They had a dress code which was striped trouser, long striped trousers and a red Phrygian hat. जैसे सेंटा टोपी पहनता है, सो काइंड ऑफ दैट, और रेड फीरियन हैट एंड अ स्ट्राइप्ड ट्राउजर दे यूज टू वियर, है ना. और ये उस ग्रुप के सारे लोग पहनते थे. सो इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ इक्वालिटी. आपको टी शर्ट क्यों मिला? ताकि एक यूनिफॉर्म मेंटेन होगी, और यूनिफॉर्म की वजह से क्या होगा, अ सेंस ऑफ इक्वालिटी क्रिएट होगी सब में, है ना. सो दैट इज व्हाट एग्जैक्टली द फर्स्ट थिंग. सेकेंड वन इज द liberty. Now what does it mean? Freedom. याद रखना, the word liberty came from a Latin word which means liber, and the word liber means free, and here the word free means freedom. Now what is the freedom meaning of here? यहाँ पे freedom का मतलब क्या है, तो दिमाग में छाप लो कि the word freedom means freedom of expression, freedom of expression, freedom of speech, freedom of you can say choice. इन चीज़ों की आज़ादी मिली थी जैकोबिन्स के थ्रू. मतलब जैकोबिन्स क्लब के जितने मेंबर हुआ करते थे उन सबको क्लब के अंदर अपनी बातों को एक्सप्रेस करने का, स्पीचेस देने का, मतलब डायलॉग्स का पूरा आज़ादी था. देयर इज़ नो बैरियर, है ना. अब आप बोलोगे कि सर ऐसा तो हर जगह होता है, तो नहीं होता है. मैं आपको उसका लेटेस्ट एग्जांपल देता हूँ, आपको पढ़ना भी है ये. जब आप चलोगे कहाँ, सेकेंड चैप्टर में नेशनलिज्म इन इंडिया,
वहाँ आप पढ़ोगे कांग्रेस के बारे में। कौन सी कांग्रेस? यही राहुल गांधी वाली कांग्रेस, सोनिया गांधी वाली, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस। आप वहाँ पढ़ोगे कि द बैकवर्ड क्लास कम्युनिटी ऑफ इंडिया, भारत के जो बैकवर्ड क्लास कम्युनिटी थे, दे ऑल आर द पार्ट ऑफ कांग्रेस विथ फॉरवर्ड क्लास। बट बैकवर्ड जो थे इंडिया में कांग्रेस का हिस्सा होने के बाद भी दे आर डिस्क्रिमिनेटेड बाय द कांग्रेस। कांग्रेस के अंदर उनके पास अधिकार नहीं होता था कुछ भी बोलने का। द फॉरवर्ड क्लास पीपल ऑफ कांग्रेस फोर्स देम टू गो एंड सिट समवेयर एल्स, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल फार फ्रॉम देम, एंड सेकेंड थिंग डाउनस्टेयर्स, यू कैन से ओवर द फ्लोर। जमीनों पे बैठाते थे बैकवर्ड्स को, खुद कुर्सी पे टेबल पे आगे से बैठते और बैकवर्ड्स पीछे बैठते एक ही ग्रुप के अंदर। तो ये दिखाता है कि कांग्रेस भी एक ग्रुप था इंडिया में, बट वो डिस्क्रिमिनेशन वहाँ होता था, है ना, इक्वालिटी नहीं था, लिबर्टी नहीं थी, बैकवर्ड्स को कुछ बोलने की आज़ादी नहीं थी, है ना। बट जैकोबिन्स के अंदर ये नहीं है। जैकोबिन्स क्लब क्या है? इक्वालिटी भी है और यहाँ पे उनके पास लिबर्टी भी है। लास्ट, इट सिंबलाइजेस फ्रैटर्निटी। फ्रैटर्निटी मतलब द वर्ड फ्रैटर्निटी कॉल्ड ब्रदरहुड। कौन सा हुड? ब्रदरहुड, है ना, भाईचारा, भाईचारा, बहनचारा, है ना, कोई भी चारा, सब चारा चलेगा। मतलब क्या है सिंपल भाषा में कि वही वाली बात कि ऑल इंडियंस आर माई। बस हम लोग यही बात कभी नहीं बोले स्कूल में ना, जब भी स्कूल में प्लेज हुआ नहीं, क्योंकि एक तो ऐसे ही हम लोग का स्कूल बाल ब्रह्मचारी स्कूल, मतलब फुल बॉयज़ स्कूल ना, खालसा गर्ल्स अलग, खालसा बॉयज़ अलग। हमारे जो पूर्वज थे, मतलब जो भैया लोग थे, उनके कर्म इतने अच्छे अच्छे थे कि हमारी मैनेजमेंट ने क्या किया कि बॉयज़ और गर्ल्स के बिल्डिंग के बीच में दीवार चुनवा दिया, दोनों का गेट अलग करवा दिया, टाइमिंग अलग हो गया। मतलब जब हम लोग पहुँचे उस समय तक हम लोग के सामने केवल खिड़की दिखता था ना, बस। अच्छा, जब असेंबली शुरू होता तो एकदम सन्नाटा, मतलब खास करके सीनियर विंग में 8, 9, 10th वाला जो विंग है ना, ऑल हियर इज माई कंट्री, ऑल इंडियंस आर माई सिस्टर में गायब, सारा गायब नहीं। लेकिन भैया यही फ्रेटर्निटी है, यही ब्रदरहुड है कि भैया जहाँ पे फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस आता है। सो जैकोबिन्स क्लब सिंपली created the sense of equality, liberty and fraternity, where the creation, the feeling of togetherness come। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का पहला एलिमेंट है ये, इट्स नॉट अ फाइनल आंसर, ये पहला एलिमेंट है। अब जब आप उस पैराग्राफ को रीड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? एक वर्ड मिलेगा बाबू, लिखा हुआ ट्रूप्स। ठीक है, तो आपको अब ये समझना है कि ये ट्रूप्स वर्ड क्यों यूज किया गया और इसका रोल क्या है। सोल्जर्स, वही सोल्जर्स बोलो, सोल्जर्स, है ना। तो सिंपल भाषा में ये समझो कि ये जो ट्रूप्स हैं या फिर जो सोल्जर्स हैं, इनका क्या रोल है। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि स्टेट, लिख लो, क्वेश्चन लिख ही लो, स्टेट द रोल ऑफ, नहीं हुआ है दोनों और में करके, स्टेट द रोल ऑफ, स्टेट द रोल ऑफ फ्रेंच सोल्जर्स, स्टेट द रोल ऑफ फ्रेंच सोल्जर्स, स्टेट द रोल ऑफ फ्रेंच सोल्जर्स in the spread of, in the spread of, in the spread of nationalist feelings, in the spread of nationalist feelings, in the spread of nationalist feelings। अब समझ लो, देखो ये जो ट्रूप्स हैं, जो सोल्जर्स हैं, इनका क्या हुआ कि whenever France used, they just start a you can say process of victory, or the French soldiers when they used to go somewhere else, है ना, so they used to spread this feeling of equality, liberty and fraternity। क्यों? because French soldiers में ज़्यादातर जो लोग थे, they all are from the 3rd E state
थर्ड ई स्टेट मतलब कौन हो गया? पीजेंट्स, पीजेंट्स हो गया, आर्टिसंस हो गया, लेबर क्लास हो गया, है ना, क्राफ्ट्समैन्स हो गए. सो दे आर द ओनली पार्ट ऑफ द थर्ड ई स्टेट एज वेल एज द जैकोबिन्स. ठीक, और यही लोग सोल्जर्स भी थे. तो ये लोग जब कहीं जाते, मान के चलो फ्रांस का सैनिक यूरोप के दूसरे देश में, मान लो स्विट्जरलैंड में जाके लड़ाई लड़ रहा है, रशिया में जाके लड़ाई लड़ रहा है, जर्मनी में जाके लड़ाई लड़ रहा है, तो वहाँ पे वो जर्मन सैनिक से मिला, समझ रहे हो, वहाँ पे वो स्विट्जरलैंड स्विस सैनिक से मिला, तो एक सैनिक दूसरे सैनिक का दोस्त बन गया. और फ्रेंच सैनिक ने क्या किया, अपने यहाँ की जो जैकोबिन्स क्लब की जो खासियत है उसको समझा दिया कि भैया हमारे यहाँ तो जैकोबिन्स क्लब है, वी आर द मेंबर्स ऑफ जैकोबिन्स एंड बिकॉज ऑफ दैट वी आर हैविंग दिस फैसिलिटीज, डू यू हैव? बोलता अच्छा ये भी है, नहीं. सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली अ काइंड ऑफ थिंग. सो इन दिस वे माउथ पब्लिसिटी के थ्रू दीज आइडियाज ट्रैवल्ड इन होल यूरोप बाय द हेल्प ऑफ ट्रूप्स और द सोल्जर्स. सो वन लाइन में आप बोल सकते हो कि दे आर द एजेंट्स, they were the agents of the sense of equality, liberty and fraternity. अब फाइनल आंसर मतलब थर्ड एलिमेंट उसी पैराग्राफ में आपको मिलेगा कि आफ्टर ऑल दिस इन होल यूरोप वन बाय वन जैकोबिन्स क्लब स्टार्टेड सेटअपिंग अप. मतलब जैकोबिन्स क्लब एक एक करके पूरे यूरोप में खुलने लगे. जो सिर्फ पहले फ्रांस में था अब वो यूरोप के अलग अलग देशों में खुलने लगा और ये फीलिंग सब जगह स्प्रेड होने लगी. तीनों बातें समझ में आ गई? जब आप उस पैराग्राफ को रीड करोगे यही तीन बातें आपको मिलेंगी. पहला, यू विल टॉक अबाउट दीज. सेकेंड, ट्रूप्स. एंड थर्ड, व्हाई इट स्टार्टेड ओपनिंग इन ऑल द अदर सिटीज और कंट्रीज ऑफ यूरोप. ठीक है, एक बार जल्दी से रीड कर लो सब लोग पैराग्राफ को. देखो कुछ डाउट लगे तो पूछ लो. सो वी हैव अ क्वेश्चन, कलेक्टिव आइडेंटिटी. ऑलवेज रिमेंबर देयर इज अ टू वर्ड. फर्स्ट ऑफ ऑल कलेक्टिव. कलेक्टिव मीन्स कलेक्शन ऑफ पीपल, कलेक्शन ऑफ थिंग. आइडेंटिटी मीन्स एक नेचर और अ काइंड ऑफ यू कैन से बिहेवियर और वैल्यू, कुछ भी ले लो. तो जब एक जैसी वैल्यू के बहुत सारे चीज़ें एक जगह जमा हो जाए, वी विल कॉल इट एज कलेक्टिव आइडेंटिटी. एग्जाम्पल के तौर पे आप जितने लोग अभी ड्रेस में बैठे हो, टी शर्ट में बैठे हो, यू ऑल आर हैविंग अ कलेक्टिव आइडेंटिटी दैट यू ऑल बिलोंग्स टू फ्यूसिस. दोज हु आर इन टी शर्ट, दोज हु आर नॉट, बिकॉज यू आर सिटिंग हियर, सो राइट नाउ यू कैन से योरसेल्फ. बट जैसे ही आप रोड पे निकल जाएंगे नो वन कैन टेल कि हाँ आप हैं या नहीं हैं. तो याद रखिए, दिमाग में छाप लीजिए कि दिस टी शर्ट, दिस यूनिफॉर्म मेक्स अ कलेक्टिव आइडेंटिटी ऑफ योर्स. क्लियर हो गई बात? और किसी को कोई डाउट है बोलिए. डेस्पोटिज्म, डेस्पोटिज्म का मतलब आतंक होता है. हाँ स्टूडेंट्स भी थे. एज ग्रुप ऑफ यू कैन से मोर देन 10 years, 12 years. हाँ देखो कोई वैल्यू दिया नहीं है उसमें. हाँ स्टूडेंट्स बोला गया है, कोई वैल्यू नहीं दिया, एज ग्रुप नहीं दिया है. ठीक है, तो हाँ ऐसा कह सकते हो आप. देखो जैकोबिन्स क्लब इज़ अ काइंड ऑफ, बाद में चल के सिंबल बन गया ये. तो जैकोबिन्स क्लब बिकम अ फ्रेंचाइज कि जिसकी अलग अलग ब्रांचेस खुल रही हैं और उसके थ्रू जा क्या रहा था, तो ये आइडियोलॉजी जा रहा था, हाँ ना. तो यही बात हो गई. जैसे मान लो एक स्कूल के बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, दैट इज एग्जैक्टली द सेम. ठीक है जी, और किसी को कोई डाउट? डू एनीवन हैव? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आज के लिए. टर्न करो पेज को, पेज टर्न करो, क्वेश्चन लिखो. What was सिविल कोड ऑफ 1804? पेज टर्न करके सेकेंड पैराग्राफ जो दिख रहा है उसके लिए क्वेश्चन लिखना है. What was सिविल कोड ऑफ 1804? What was सिविल कोड ऑफ 1804?
What was सिविल कोड ऑफ 1804? एक और क्वेश्चन लिखेंगे आप और करके. एक्सप्लेन द टर्म्स ऑफ नेपोलियनिक कोड. एक्सप्लेन द टर्म्स ऑफ नेपोलियनिक कोड. एक और क्वेश्चन लिखोगे और करके. मेंशन द चेंजेस brought by Napoleon in France or his territories और इन, हाँ ठीक है, और his territories. तीनों क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन 1 आंसर. मतलब क्वेश्चन कोई भी हो इन तीनों में से, आंसर उसका एक ही होगा जो भी बताऊंगा. यही मैक्सिमम 3 तरीके हो सकते हैं आपसे क्वेश्चन पूछने के. या तो क्वेश्चन आपसे ये पूछ देंगे स्कूल में या फिर बोर्ड में कहीं भी कि व्हाट वाज सिविल कोड ऑफ 1804. जो भी बताऊंगा वही होगा इसका आंसर. क्वेश्चन आपसे ये भी आ सकता है कि एक्सप्लेन नेपोलियनिक कोड, बिकॉज इसी को कहा गया है नेपोलियनिक कोड. आंसर विल बी सेम अगेन. या तो आपसे क्वेश्चन सिंपल भाषा में ये पूछ देगा कि बताइए क्या बदलाव नेपोलियन ने किए थे फ्रांस में या अपने टेरिटरी में. अपना टेरिटरी कहने का मतलब है कि नेपोलियन डू नॉट स्टॉप ओनली इन फ्रांस, ही ऑल्सो कैप्चर्ड सम अदर टेरिटरीज ऑफ, है ना, नेबरिंग फ्रांस, नेबरिंग स्टेट्स. तो सारे जगहों पे उसने इन नियमों को लागू किए थे. तो हमारा मोटा सा क्वेश्चन सिंपल सा यही है कि आप बताइए कि उन्होंने क्या बदलाव किए या क्या था. ये देखते हैं क्या बदलाव किए. सब लोग फटाफट से बुक पे झांकोगे, पॉइंट वाइज टिक करवा देता हूं. पेज नंबर 6, लाइन नंबर 3, 3, 6, 7. एक छोटा सा द कोना में खिलखिलाता हुआ झांक रहा है नीचे वाले की तरफ, देख रहा है, मिला द. Your answer will start from this the. Page number 6, line number 7, the. The Civil Code of 1804, usually known as Napoleonic Code, did away, पहला point है ये, did away all privileges based on birth. What does it mean? देखो फ्रांस, we are talking about France, and in France by birth we have first estate. We have first estate. Those are called the nobles. They are the nobles. Means फ्रांस की भाषा में पंडित जी, है ना, फ्रांस का पंडित जी बोले तो पोप. Why? Because France was a Roman Catholic country. तो फ्रांस चूंकि एक रोमन कैथोलिक कंट्री है तो वहाँ पे फादर यानी कि पोप की बात चलती है आज भी. So first estate belongs to nobles, means pope, means father, मतलब चर्च का पुजारी, पंडित जी वहाँ का. ठीक. सेकेंड estate है ना, दे आर द क्लर्जी. क्लर्जी बोले तो दोज हु बिलोंग्स टू रॉयल फैमिली, किंग्स. ठीक है. और थर्ड estate क्या था, आम आदमी, द मैंगो पीपल, है ना, या द मैंगो पीपल लाइक अस. ठीक. सो दिस थर्ड estate बिलोंग्स टू, ठीक है, द कॉमन पीपल, है ना, हमारी भाषा में मैंगो पीपल, है ना, आम आदमी, मैंगो पीपल, आम आदमी, है ना. तो ये जो था ना, अब देखो लॉजिक का मैजिक ये क्या है कि दे टू, 9th में आपने पढ़ा है कि दे टू आर फ्री फ्रॉम द टैक्स बैरियर्स. इनको टैक्स नहीं देना पड़ता था. They will get all the privileges. They used to get all the benefits. बस भाई समझ रहे, by birth. तो इन सभी वजहों से क्या था कि they will have a extra benefit. अब भाई साहब ने क्या किया, बहुत बढ़िया वाला काम कर दिया. He did away all the privileges. सारे privileges को हटा दिए. Now everyone is equal. हालांकि हमने ये बात लास्ट डे पढ़ा था under the term la patrie and les citoyens. So he also did the same exactly, nothing extra.
पहला बात। नंबर 2, established equality before the law and secured the right to property। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। लॉ मतलब he made a constitution and everyone is equal in front of that। मतलब within France no one is ahead the constitution, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कोई नहीं है। नंबर 3, राइट टू प्रॉपर्टी। क्या मतलब इस बात का? दैट सपोज इफ समवन इज परचेजिंग अ प्रॉपर्टी, दैट प्रॉपर्टी विल बिलोंग्स टू दैट पर्सन हु इज परचेजिंग द सेम। जैसा अब होता है, अभी होता है कि अगर आप कोई ज़मीन खरीदोगे तो वो आपकी ज़मीन होगी। समझ रहे मेरी बात? सो दिस फेनोमेना, दिस फंक्शन इज स्टार्टेड ओवर फ्रांस। आगे बहुत तगड़ा तगड़ा काम किया था। अब देखो यहां से चले आओगे कहां? एक लाइन नीचे देखो, इन द डच रिपब्लिक मिला? यस, इन द डच रिपब्लिक, इन स्विट्जरलैंड, इन इटली एंड जर्मनी, नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स। अच्छा, इस बात से एक और क्वेश्चन 1 नंबर का निकल गया। देखो कैसे निकलता है एग्जाम में क्वेश्चन। आपसे केवल इतना पूछ देगा कि नेम द रीजन्स कंट्रोल्ड बाय नेपोलियन। समझ रहे हो? आपने इस बात पे ध्यान नहीं दिया होगा, बट यहीं से क्वेश्चन निकल जाएगा कि नेम द रीजन्स कंट्रोल्ड बाय नेपोलियन। सामने पड़ोस दिया तुम्हारे पास एनसीईआरटी ने कि डच रिपब्लिक, स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी और फ्रांस। So these are the 5 states or 5 countries which was controlled by Napoleon during those days। ठीक है बात? एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन को हल्का करना मतलब सिंप्लीफाई करना। क्या किया? देखो, he divided it into tiers मतलब लेवल्स में डिवाइड किया। सेंट्रल लेवल खुद नेपोलियन रहता था, नेपोलियन। स्टेट लेवल, हियर ही अपॉइंटेड गवर्नर्स, यहाँ पे गवर्नर्स की अपॉइंटमेंट की। एंड थर्ड वन विल बी कॉल्ड द लोकल लेवल या द डिस्ट्रिक्ट लेवल वेयर अ लोकल ऑफिसर, अ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर विल कंट्रोल। So there is a channel made by him where district used to you can say supplies informations to governor and then from governor it goes to Napoleon। So इस तरीके से डिवीज़न का पावर शेयरिंग किया किसने? नेपोलियन ने। ठीक है, तुम लोग फर्स्ट बेंच काहे छोड़ देते हो? पंखा यहीं पे है, पंखा से दूर मत रहिए, है ना? लग जाएगा बुआ, एकदम लगेगा, 100% लगेगा। नहीं, इसी वीक में लग जाएगा, इसी वीक में लग जाएगा बाबू। तुम लोग का 10th एकदम ठंडा ठंडा कुल रहेगा। हाँ, है ना? नहीं, ठंडा में नहीं लगवाएंगे। देखो हो क्या रहा है ना कि कुछ चीज़ें जो पूर्व से जमा हुई थी उन चीज़ों को अभी ख़त्म किया जा रहा है। जैसे ही वो चीज़ें 1-2 दिन में हल्की हो जाएंगी, दिस वे वर्क विल डन। सिंपल भाषा में कहें तो आपके शिक्षकों के जो थे कुछ पेमेंट्स वो रुके हुए थे बिकॉज ऑफ ऑल द वर्क, नहीं तो उन चीज़ों को क्लियर कर दिया। अब यही सेकंड काम है तुम लोग के लिए, बिकॉज इसमें भी एक मोटा सम अमाउंट लगेगा। 9th 8th 10th और 9th 2 क्लास में तो मिनिमम लगवाना है ना? तो इन दोनों में लगवाने का मतलब है कि बजट मिनिमम चला जाएगा 80 से 90 हज़ार, नहीं 80-90 हज़ार में हो जाएगा 1.5 टन का। तो यही रीज़न है कि थोड़ा सा 1-2 दिन का टाइम लग रहा है, लेकिन लग जाएगा, निश्चिंत रहो। ठीक है, नाउ थर्ड पॉइंट, abolish the feudal system। now what does it mean? एकदम एक लाइन में दिमाग में डाल लो, फ्यूडल सिस्टम मीन्स जमींदारी प्रथा। द वर्ड फ्यूडल सिस्टम मीन्स जमींदारी प्रथा। यू कैन से इट्स अ लैंड ओन्ड सर्विस, लैंड ओनर
काइंड ऑफ सिस्टम जहाँ पे एक आदमी बहुत सारा ज़मीन अपने आप में होल्ड करता था। फ्रांस में याद होगा, मोस्ट ऑफ द लैंड बिलोंग्स टू फर्स्ट एंड सेकेंड ई स्टेट, है ना। फादर्स लोगों ने, पोप ने भी अपने पास ज़मीनें रखी हुई थी। नेपोलियन ने सबसे ज़मीन छीन लिया, कहा कि तहरा का काम है ज़मीन के, हो है ज़मीन लावा हो। अब बांट दिया पीजेंट्स में, नहीं पीजेंट्स खुश, है ना। नेक्स्ट, फ्रीड पीजेंट फ्रॉम सेफ्रेडम एंड मेनोमियल ड्यूजेस। ये आपका पॉइंट नंबर 5 हो गया। क्या मतलब है इस बात का? फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम सेफ्रेडम एंड मेनोमियल ड्यूजेस। सवाल ऐसे समझिए, मान लो कोई एक बंदा है फ्रांस का, हिज नेम वाज जैकब। अब जो जैकब है उसके ऊपर ये एक पीजेंट है, उसके ऊपर पहले से सपोज कीजिए भारतीय करेंसी के हिसाब से 10,000 रुपये का रेवेन्यू बकाया है, ड्यूज़ है बकाया। नेपोलियन ने क्या किया, जितना भी ड्यूज़ वाला लिस्ट था सब मंगवाया, कहा कि भैया सबको जला दो, फाड़ दो, है ना। और लोगों को कहा कि मतलब सारा माफ, आज से आप कमाइए, आज से खाइए और आज से टैक्स दीजिए। वट एवर टैक्स ड्यूज ओवर यू दैट वॉज फ्रीड, इट वॉज टोटली फिनिश। पिछला बकाया भूल जाइए, है ना। पीपल विल गेट वेरी हैप्पी। बहुत बढ़िया काम, बोलिए। हाँ, सबको देना पड़ता था। नाउ इक्वल टैक्स बेस्ड ऑन द वर्क, काम के आधार पे टैक्स लगने लगा था। उसके साथ स्कैम हो गया। हाँ, चलिए नेक्स्ट। देखो, कभी भी बेनिफिट जानते हो किसको मिला है? फ्री का बेनिफिट, जो सबसे गरीब रहा है। आपके पास 2 ऑप्शन है लाइफ में, या तो खूब मेहनत कीजिए और अपने दम पे अपने पैसे से एक लग्जरी लाइफ जिए, या दूसरा ऑप्शन आपके पास है कि भीख मांगिए और दूसरे के पैसे से अपनी ज़िंदगी जिए। अब आपको जो सूट करता है वो आप देखिए, है ना। अनाज खुद खरीद के खा सकते हैं। देखो, कमाएंगे तो हम खुद जाके बासमती चावल खरीद के खाएंगे, और नहीं कमाएंगे तो कोटा वाला चावल आएगा। तो सोचना तुमको ये है, वो डिसाइड तुमको करना है कि तुमको कोटा वाला खाना है कि मेहनत करके तुमको बासमती खाना है। बासमती खाने के लिए आज भी मेहनत है, कल भी मेहनत होगा। बासमती के साथ एक क्लॉज है कि आज भी मेहनत करना होगा पढ़ाई के टाइम, और कल भी मेहनत करना होगा, रात रात भर जग के प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। नहीं, हम लोग सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि समवन इज़ इन गूगल, समवन इज़ इन माइक्रोसॉफ्ट, बट वी कांट नो द पेन ऑफ वर्किंग इन अ गूगल, इन अ माइक्रोसॉफ्ट। एक बात दिमाग में हमेशा बैठा के रखना कि समवन इज़ गिविंग यू 1 करोड़ ऑफ पैकेज, तो तुमसे कम से कम 10 करोड़ का काम लेगा, तब वो तुमको 1 करोड़ देगा। वो अपना खेत बेच के, अपना घर बेच के आपको सैलरी देने के लिए वहाँ नहीं बुलाया है। तो वो आपसे इनडायरेक्ट वे में गूगल में एसी के, अपने एसी केबिन में बैठा करके 12 घंटा काम करवाएगा। लैपटॉप पे ही बैठा के काम करवाएगा, लेकिन करवाएगा, मेहनत वो भी करवाएगा, फिर पैसा देगा। घर के बाहर आपकी BMW लगी होगी, आपकी मर्सिडीज खड़ी होगी, लेकिन काम आपको करना पड़ेगा ऑफिस में, चाहे कार में बैठ के। बिना काम के पैसा नहीं मिलता, समझ रहे हो। चलो आगे। अब एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है 1 नंबर का, इसी का पॉइंट भी है वो। ही इन द टाउन्स टू गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड। आपसे क्वेश्चन कभी कभार 1 नंबर का ये आ जाता है कि व्हाट डज गिल्ड स्टैंड्स फॉर। गिल्ड स्टैंड्स फॉर GUILD, ठीक है। सिंपल भाषा में याद रखना, यस बिल्कुल, संगठन या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिजनेसमैन क्लास, बिजनेसमैन क्लास का ग्रुप या संगठन। अब इसमें होगा क्या, देखो क्या होगा इसमें, होगा ये कि फ्यू बिजनेसमैन सेट देयर मोनोपोली ओवर ट्रेड। कुछ बिजनेसमैन क्या करते हैं, अपना मोनोपोली सेट कर लेते हैं व्यापार पे, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, पूरे मुजफ्फरपुर के अंदर मान लीजिए कि 1 2 3 4 सोना का, मान लेते गोल्ड ज्वेलरी, सोना का 4 सबसे बड़े सोनार है मान लो,
ये चारों सोनार क्या करेंगे, अपना एक गिल्ड फॉर्म कर लेंगे, अपना एक संगठन बना लेंगे और कहेंगे कि भाई पचमा किसी दुकानदार को मुजफ्फरपुर शहर में दुकान खोलने नहीं देना है। अब आप कहोगे सर ये रोक कैसे लेगा, तो रोकने का तरीका बताते हैं। चूंकि ये चारों बिजनेसमैन है, जहां से सोना आता है, गोल्ड आता है, रॉ गोल्ड, उनके साथ डील कर लेगा कि मुजफ्फरपुर के एक व्यापारी को एक टुकड़ा भी गोल्ड का आपके यहाँ से सप्लाई नहीं जाना चाहिए, वरना हम लोग सप्लाई लेना बंद कर देंगे। वही तो डीलिंग है, उस समय यही होता ही था। आज आप देखते हो कि इतना शॉप है, इतना दुकान है, उस समय दुकानें शॉप नहीं होती थी। उस समय सेठ साहूकार पूरे गांव में एक हुआ करते थे, बहुत कम होता था ये मार्जिन। तो ओवरऑल ये लोग लॉजिक सेट कर लेगा, इस तरीके से कर लेते थे कि दे विल हैव अ सिंगल पावर। फ्रांस का कंडीशन ये था कि न्यू बिजनेसमैन दे जस्ट मूव टू कंट्री साइड, विलेज में जाके उनको रहना पड़ता था और विलेज में अपनी फैक्ट्री लगानी पड़ती थी। टाउन में ये लोग फैक्ट्री नहीं लगाने देते थे किसी को। नेपोलियन ने ख़त्म कर दिया इसको, मार्केट को फ्री कर दिया। नाउ एनीवन कैन स्टार्ट देयर फैक्ट्री, स्टार्ट देयर वर्क एंड दे कैन डू। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वर इम्प्रूव्ड। peasants, artisans, workers, like all these are the great works done by Napoleon. फ्रांस के लोगों को लगा कि भैया यही है, नेपोलियन है तो मुमकिन है ना। लेकिन वही बात है, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगला प्रश्न लिखिए, ये समझ गए आप लोग? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। अगला पैराग्राफ, यहाँ चले आओ, जल्दी से आ जाओ। क्वेश्चन लिखोगे, फिगर नंबर 4 ऊपर दिख रहा है, फिगर नंबर 4। कैन यू सी द फिगर नंबर 4 गाइज? फिगर नंबर 4 के लिए क्वेश्चन लिखिए पहले। क्वेश्चन लिखोगे, what does the planting of tree of liberty in Zweibrücken Germany symbolizes? मतलब सिंपल भाषा में what does the figure symbolizes? What does the figure symbolizes? You can see the name, the planting of tree of liberty in Zweibrücken symbolizes Germany। तो ये फिगर, ये पेंटिंग क्या सिंबलाइज करता है? आपका क्वेश्चन यही है, ठीक है। देखो इस फिगर में बाबू आपको पहली बात, हु पेंटेड दिस, किसने पेंट किया फिगर को? वेरी गुड, दिमाग में देखो ये पॉइंट्स हैं, इनको पेंसिल या पेन से टिक कर लो, अंडरलाइन कर लो। जर्मन पेंटर कार्ल कास्पर, जर्मन पेंटर कार्ल कैस्पर, ठीक है, फ्रिज, जर्मन पेंटर कार्ल कैस्पर फ्रिज पेंटेड दिस पिक्चर, सो टेक दिस फर्स्ट। नाउ अब वो बताना क्या चाह रहा है वो देखो। is the occupation of the town of Zweibrücken by the French armies. French soldiers, recognizable by their blue, white and red uniform, have been portrayed as oppressors as they seize the peasants' cart, left, harass some young woman and force a peasant down to his knees. मतलब इस पिक्चर में कार्ल कैस्पर दिखा रहा है कि यहाँ पे कैसे नेपोलियन के जो सिपाही हैं वो सिपाही जर्मनी में जुल्म ढा रहे हैं, जर्मनी के लोगों के सामान छीन रहे हैं, उनकी महिलाओं के साथ, जर्मन वुमेन्स के साथ, गर्ल्स के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, एज वेल एज they are looting the property, then they are forcing the people to sit on their knees, मतलब उनके मोराल को डाउन कर रहे हैं। ये पेंटिंग जुल्म दिखा रहा है किसका? नेपोलियन का। यहाँ पे फ्रेंच सोल्जर का मतलब नेपोलियन सोल्जर है। बात समझ गए आप? क्लियर हो गई बात? आगे है कुछ इसमें, द प्लेक बीइंग अफिक्स्ड टू अ ट्री ऑफ लिबर्टी carries a German inscription which is translation reads, क्या लिखा है भाई? Take freedom and equality from us, the model of humanity. हमसे आज़ादी और हमारी जो इच्छा है उसको ले जाओ,
छीन लो, जो कि मानवता का एक स्तंभ है। दिस इज अ sarcastic reference to the claim of the French as being liberators who opposed monarchy in the territories they entered। ये पेंटिंग लास्टली क्या है? एक तरीका था उन लोगों के द्वारा विरोध दिखाने का जो लोग इस पूरे फ्रेंच आर्मी के या नेपोलियन के एनेक्सेशन को गलत मानते थे। तो आपसे प्रश्न पिक्चर दे करके यही पूछेगा कि व्हाट डज इट सिंबलाइज। 2-3 बातें याद रख लेना, पेंटर का नाम और फ्रेंच आर्मी का कलर कपड़े का, रेड ब्लू एंड वाइट, और तीसरा कैसे वो टॉर्चर कर रहे हैं, हरास कर रहे हैं, और चौथा ये पेड़ जो है वो किस चीज़ का सिंबल है? लिबर्टी का। किसका? किसका? क्लियर हो गई बात। चलिए इसका लास्ट पैराग्राफ, क्वेश्चन लिखिए। Why Napoleon's government become unpopular? Why Napoleon's government become unpopular? This is the last paragraph from page number, I believe it's 7, sorry. So page number 7, last paragraph. क्वेश्चन है आपके लिए, Why Napoleon's government become unpopular? लिख लिया आपने? चलो आंसर देखते हैं कहाँ पे मिलेगा आपको। स्टार्टिंग फ्रॉम द सेकेंड लाइन, initially in many places such as Holland and Switzerland, as well as in the certain cities like Brussels, Mainz, Milan and Warsaw, the French armies were welcomed as the harbingers of liberty. But the initial enthusiasm soon turned to hostility as it became clear that the new administrative arrangements did not go hand in hand with political freedom. मतलब नेपोलियन का बाबू व्यू ये था कि जब मैंने इतने अच्छे अच्छे काम किए, फ्रांस की जनता को लग रहा है कि भैया नेपोलियन है तो मुमकिन है, तो पूरा यूरोप क्यों नहीं, पूरे यूरोप मेरे कंट्रोल में होगा, मैं सबके लिए मैं ही काम करूंगा। सो ही ऑल्सो वॉन्टेड टू बी लाइक द मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। देखो इतिहास अपने आप को कहता है कि मुझसे सीखो। ऑलवेज रिमेंबर, हम लोग हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं? ताकि जो गलतियां हमने की हैं उन गलतियों को हम ना दोहराएं। जो गलतियां आपने 9th में की जिसकी वजह से आपके नंबर खराब आए, सेम गलती 10th में करोगे फिर से आपका नंबर खराब आएंगे। तो इतिहास इसीलिए होता ही है कि आप अपने आप को अपने आप से सीखो। जो काम मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने किया वही काम नेपोलियन भी करने लगा। वही काम बाद में चल के हिटलर करेगा जर्मनी में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। सबका एक ही हाल है। आप देखिए किसी का हाल अलग है। रॉबेस्पियर भी हारा, 1 से 1.5 साल के अंदर ख़त्म हो गया। नेपोलियन भी हारा, वाटरलू में बर्बाद हो गया। जर्मनी में हिटलर भी हारा। याद रखेंगे जो इतिहास से सीखा नहीं वो कभी टिका नहीं, बर्बाद हो गया। कौन बाबू? मैंने क्या बोला? किम जोंग इज अ डिक्टेटर बट किंग जोंग इज नॉट स्प्रेडिंग हिज पावर। आप मेरी बात को समझे नहीं? ये पूरे यूरोप का राजा बनना चाहता था। किम जोंग इज नॉट डूइंग द एनेक्सेशन, वो कब्जा नहीं कर रहा है। जिस दिन किम जोंग कब्जा करने के लिए एक कदम भी आगे बढ़ाएगा सोट दिया जाएगा। मेरी बात तो समझ रहे हो आप? अपने देश के अंदर आप जो कीजिए, आप अपने घर में है ना उठा पटक जो करना है कीजिए, लेकिन बगल वाले घर का सोचिएगा जो दीवार तोड़ के वो कर डाइनिंग का अपना में मिला लेते हैं, वो मानेगा? बवाल हो जाएगा, मार हो जाएगा है ना। वही एक हमको सीन याद आ रहा है आपको, एक मूवी है मुन्ना भाई MBBS। नहीं, जैसे ही सर्किट अंदर घुसता है कहता है कि भाई ये तो रूम शुरू होता ही ख़त्म हो गया, एक काम करते ना भाई बगल वाला रूम को तोड़ के ना फर्स्ट इसको बड़ा कर लेते हैं, इधर में अपना डाइनिंग वाइनिंग लगाएंगे हम लोग। वो काम जैसे कीजिएगा बवाल हो जाएगा। चलिए
तो बाबू लॉजिक का मैजिक ये है, नेपोलियन ऑल्सो वॉन्ट टू कंकर द होल यूरोप। इसके लिए उसने 3 काम किए। नंबर 1, he want a big army, and for this he started force recruitment of sepoys, which was a bad decision, जो एक गलत डिसीजन था। क्यों? रीजन नंबर 1, the people of France, they are getting angry with this, and second, in the factories, in the job places, there are lack of people, लोगों की कमी होने लगी। क्लियर हो गई बात? दूसरा बैड डिसीजन, ही इंक्रीज टैक्स, उसने टैक्स बढ़ा दिए। अब आप कहोगे टैक्स क्यों बढ़ाए? बाबू जितना बड़ा हाथी पालोगे उतना ज़्यादा खाना खिलाना पड़ेगा। सो इफ़ यू आर मेंटेनिंग अ वेरी बिग आर्मी, सो यू नीड अ वेरी ह्यूज अमाउंट, क्योंकि आर्मी को खाना चाहिए, पैसा चाहिए, कपड़ा चाहिए, गन्स चाहिए, आर्म्स चाहिए। For this you want money, government want money, and for this he increase the tax. हाँ, वही बात। So basically because of these two, that was failed. चलिए आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, फिगर नंबर 5, सेम पेज, फिगर नंबर 5, फिगर नंबर 5, सेम पेज, सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखोगे, व्हाट डज द फिगर सिंबलाइज? What does the figure symbolize? आपको दिखेगा यहाँ पे एक कोई बंदा है जो दौड़ रहा है और उसने एक बैग टांगा हुआ है और बैग के पीछे से कुछ एनवेलप सा गिर रहा है। इन अ वेरी सिंपल वे आई एम टेलिंग यू, दौड़ने वाला बंदा नेपोलियन है। द वन हु इज रनिंग ही इज द नेपोलियन। नहीं, वो जिसने बैग उन्होंने टांग रखा है वो बैग, वो बकेट है जिसके अंदर उनकी द्वारा जीती गई सारी कंट्रीज़ हैं या स्टेट्स हैं। और जो एनवेलप गिर रहा है उस हर एनवेलप पे एक एक जगह का नाम लिखा हुआ है। ध्यान से देखो, देयर वाज अ नेम गिवन ऑफ अ प्लेस। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा आपको इटली, कहीं पे इटली लिखा हुआ देखो मिल जाएगा, कहीं पे आपको पेनन लिखा हुआ मिल जाएगा, मेंज लिखा हुआ मिलेगा, एक कोना वाला पे देखो ME लिखा हुआ मिल रहा है, मेंज। ये क्या दिखा रहा है, सिंबलाइज कर रहा है कि नेपोलियन भाग रहा है और एक एक करके उसके द्वारा जीते हुए सारे स्टेट्स उससे आज़ाद होते जा रहे हैं। मतलब ही इज लूजिंग वन बाय वन ऑल द प्लेसेस व्हाट विच ही वोन अर्लियर। समझ रहे हो? मेरे द्वारा या किसी के द्वारा, नेपोलियन के द्वारा जीते गए जितने भी स्टेट्स थे वो एक एक करके खोते जा रहे हैं, मतलब गायब होते जा रहे हैं। ये है, ठीक है। तो आज आपका पार्ट 1 फिनिश हो गया। एक सेकंड रुक जाइए, बैग पैक करने से पहले 2 बात सुनिए। ध्यान दो, व्हेन यू स्टार्ट दिस पार्ट 2 पोर्शन, घर जाके अच्छे से तबीयत से रीड करना। इस पार्ट 2 पोर्शन में 2.1, स्टार्टिंग फ्रॉम 2.1, ये सारा बहुत इजी है। सबसे डिफिकल्ट जो आज तक मुझे लगा और मैक्सिमम स्टूडेंट्स को लगा है वो है ये स्टार्टिंग का पूरा बड़ा वाला पैराग्राफ। दिस पैराग्राफ इज फुल ऑफ बल्क। पढ़ के समझ नहीं आता कि व्हाट एग्जैक्टली इट्स मीन, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है ना। सो व्हाट यू विल डू फॉर दिस, आप क्या करोगे? आपके पास 3 तरीके हैं, मैं 2 बातें बता रहा हूँ, 3 काम करना है आपको। सबसे पहला काम, इस पैराग्राफ को 3 बार पढ़ना है, मिनिमम 3 टाइम्स। दूसरा बात, इस पैराग्राफ में बताया क्या जा रहा है, इस पैराग्राफ में जितने भी एम्पायर्स के नाम मिलेंगे, फॉर एग्जाम्पल हैब्सबर्ग एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर, यू विल गेट द नेम ऑफ दीज एम्पायर्स, उनको आप टिक करोगे। और तीसरा काम, जितना भी स्टेट का नाम मिलेगा, स्टेट का नाम मतलब दूसरे कंट्रियों का नाम, उन सबको अंडरलाइन कर लेना। और तब फाइनली ऐसे सोचना कि ये सारे स्टेट्स इस अंपायर का हिस्सा हैं और इस अंपायर की वजह से ये सारे स्टेट्स यूनाइट हुए। इन शॉर्ट,
हम ऐसा कह सकते हैं कि आज इंडिया है वो किसकी वजह से? अंग्रेजों की वजह से। अगर ब्रिटिश नहीं आए होते तो इट मे पॉसिबल कि आज आप मगध देश में बैठे होते। इट वॉज कॉल्ड अ मगध कंट्री, और नीतीश कुमार इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ मगध। वो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर होते मगध के। जैसे बिहार क्रॉस करते आप घुसते अवध में, एंड अवध विल कॉल यूपी अ सेपरेट कंट्री, और योगी आदित्यनाथ वहाँ के प्राइम मिनिस्टर होते। मेरी बात समझ रहे हो? मतलब क्या मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ कि ब्रिटिश ने, अंग्रेजों ने हम पूरे भारतीयों को, पूरे इंडिया को यूनाइट किया, क्योंकि उन्होंने सब पे रूल किया, और जाते समय पूरा बल्क हमें दे के चले गए। बात समझ गए? हमें अलग अलग टुकड़ा नहीं मिला। इन किंगडम्स ने भी वही किया यूरोप के लिए। ठीक है, चलो अगले दिन पार्ट 2 शुरू करेंगे। टिल देन टेक केयर, गुड डे, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट डे।